है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक्चुअली हम देखेंगे, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारे अ, हम लिविंग जो ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करती है, क्योंकि हम अपने एक आगे जो है अपने जैसे ही एक और जीव को हम जो है प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये प्रक्रिया बेसिकली मेल्स और फीमेल्स के जो हमारे जो जर्म सेल्स होते हैं, जिनको हम गैमीट्स कहते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से ही होती है। मेल गैमीट्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ और फीमेल्स के हम ओवा बोलते हैं। तो इन्हीं से ही कॉम्बिनेशन से हमारा जो है आगे जो है नया जीव जो प्रोड्यूस होता है, वही हम उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो इसी जो गैमीट्स जो हमारे होते हैं, इसी में ही हमारे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो कि उसी की वजह से ही जो उसका स्वरूप होता है अपने माता-पिता से या अपने जो उसके फैमिली में जो भी हैबिट्स हैं या किसी भी तरीका का जो इंफॉर्मेशन होता है, वो उसी के अंदर पास जनरेशन टू जनरेशन जो है होता रहता है। तो ये स्पर्मेटोज़ोआ और ओवा मिलके जो एक क्रिया होती है, जिसको कि हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, और ये प्रक्रिया फिर माँ के जो है शरीर के अंदर होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। दोनों मिलके जो गैमीट्स दोनों मिलकर एक ज़ाइगोट बनाते हैं और फिर वहाँ पर आगे वो फीटस में जो उसकी डेवलपमेंट होती है, फिर एक वो नया जो है इंडिविजुअल एक नया जीव बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल ऑर्गन्स हैं और फीमेल ऑर्गन्स हैं। ठीक है? तो हम एक-एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे कुछ प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं और फिर कुछ साथ में एक्सेसरीज हमारे ऑर्गन्स होते हैं। तो जो प्राइमरी जो ऑर्गन्स होते हैं, जिनका काम होता है कि एग को प्रोड्यूस करना या ओवा जो हमने कहा, उसको प्रोड्यूस करना, और वो सीक्रेट करते हैं हमारे कुछ हार्मोन्स, जिनकी वजह से उसकी डेवलपमेंट होती है, और वो हार्मोन्स हमारे हमने एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़े थे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। और इसी के साथ-साथ जो हमारे एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, ये हमारे बॉडी के पार्ट्स जो हमारे जो दिखते हैं, और कुछ हमारे जो एनाटॉमिकली हम कहेंगे, ये सारे ही हमारे जो प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे जो है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेजाइना होता है, वेस्टिब्यूल होता है, हाइमन होता है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, और हमारा यूट्रस, सर्विक्स है ना, ये सारे ही होते हैं हमारे। तो हमने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात पढ़ी थी, हमने एंडोक्राइन में भी देखा था। ईस्ट्रोजन क्या मदद करते हैं? ईस्ट्रोजन जो हमारे फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी डेवलपमेंट करते हैं। जब प्यूबर्टी आ जाती है, तो जो भी चाइल्ड है उसमें डिस्टिंग्विशनेस शुरू हो जाती है कि वो मेल है या फीमेल है। नहीं तो ज्यादातर एज सच अगर मतलब इतना पहले दोनों में इतना भेदभाव नहीं होता है बॉडी पार्ट्स को छोड़ के, तो उसके बाद उनके अंदर चेंजेस शुरू हो जाते हैं। वो हमारी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो जैसे कि जो एक फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस होने होते हैं, वो होते हैं ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, उसका लोअर पार्ट हिप एरिया थोड़ा-सा हेवीनेस की तरफ हो जाता है, उसके जो शोल्डर्स के हैं उसके जो है उसके प्यूबर्टिक जो हमारे प्यूबिक हेयर्स हैं या एक्जिला हेयर्स हैं, ये सब डेवलपमेंट होने लग रहा है। और प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है प्रेगनेंसी के लिए, मतलब वो जो हमारा फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, वो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो उसको मेंटेन करने में जो है प्रोजेस्टेरॉन हमारा मदद करता है। ठीक है? तो अब हमारे जो इसमें बॉडी बॉडी पार्ट्स हम देख के चलते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स या इंटरनल ऑर्गन्स करते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स बेसिकली आप उस जो कि बाहर की तरफ होते हैं, तो ये हमारे एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वल्वा। तो ये हमारा जो है एक पहला जो हमारा बॉडी पार्ट आता है, ये हमारा होता है लेबियम मेडुला। ये हमारे 2 फोल्ड्स होते हैं जो कि वल्वा की बाउंड्री बनाते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, और ये हमारे स्किन से, फाइब्रस टिश्यू, कुछ फैट वगैरह से बने हुए होते हैं, और यहाँ पे हमारे कुछ सेबासियस ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स भी हमारे प्रेजेंट होते हैं। फिर होता है लेबियम माइनोरा। ये उसके बाद हमारे 2 स्किन फोल्ड्स होते हैं, तो थोड़ा-सा इनर साइड होते हैं, और ये लेबियम माइजोरा के एक्चुअली बीच में पाया जाता है। यहाँ पर भी हमारे कुछ सेबासियस ग्लैंड्स होते हैं, और यहाँ पे बीच में क्लेफ्ट भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। और यहाँ पे फिर हमारे जो डक्ट्स होती है, यूरेथ्रा डक्ट्स वगैरह जो यहाँ पर हमारे ओपन होती हैं। फिर इसके बाद हमारा एक क्लाइटोरिस पार्ट होता है, जो कि जैसे मेल पेनिस होता है, इसी तरह की तरह से ये पार्ट होता है। यहाँ पर हमारी कुछ
नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि यहाँ पर सेंसिटिविटी ये इसको एरिया बनाती हैं। तो ये वल्वा के ऊपर होता है और जो हमारा मॉन्स प्यूबिस का एरिया होता है ये उसके नीचे पाया जाता है। फिर इसके बाद हमारा वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती हैं, ये हमारी वेजाइनल ओपनिंग के पास हमारी कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ये मटर के दाने के साइज के बराबर होती हैं। यहाँ पर इन ग्लैंड्स की ओपनिंग जो होती है वहां से एक्चुअली म्यूकस सिक्रीट होता है जो कि वहां पे जो है एक तरह से नमी बना कर रखता है। ठीक है। तो वेजाइनल ओपनिंग के आसपास जो हमारा जो है वहाँ पे बार्थिलियन ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि मॉइस्चर प्रदान करते हैं। अब हमारे जो है इंटरनल जेनिटिलिया की बात करेंगे। ये पार्ट्स जो बाहर की तरफ दिखते हैं, फिर इंटरनल जेनिटिलिया जो हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर हम बेसिकली कहेंगे कि वो जो पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वेजाइना। आप देख रहे होंगे इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली, तो एक ये हमारा फाइब्रस और मसल्स का बना हुआ एक ट्यूब की तरह होता है और अंदर इसके भी जो एपिथेलियल की लेयर होती है और ये हमारे वेजाइना जो है रिप्रोडक्शन के एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स को आपस में मिलाता है बेसिकली। जो बाहर के पार्ट्स है और अंदर के पार्ट्स है ये उन दोनों के अंदर कनेक्टिविटी करता है और ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर जो है लंबा होता है। और ये इसके आगे जो है हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है और पीछे की तरफ रेक्टम होता है। तो ये एक तरह से इन तीनों के बीच में होता है। इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं क्योंकि जब प्रेगनेंसी के बाद जब पार्ट्यूरेशन का टाइम आता है, बाहर आता है, तो इसी के माध्यम से आता है, इसलिए इसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका साइज जो है अगर ये एपिथेलियल लाइनिंग की वजह से थोड़ा सा ये बड़ा भी हो जाता है जिसकी वजह से वो आराम से आता है। तो यूरिनरी ब्लैडर इसके आगे होता है, पीछे रेक्टम और एनस होता है। तो इसकी लंबाई भी बता दी। ठीक है। और पीछे की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होती है जो कि 9 सेंटीमीटर की होती है। इसके फंक्शन क्या है बेसिकली, ये एक्चुअली ये बर्थ कैनाल का काम करता है। ये एक रास्ता है जहाँ से डिलीवरी के दौरान जो है बच्चा बाहर आता है और ये रिसीव करता है जो हमारे जो जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के टाइम पर ये जो है मेल पार्ट को रिसीव करता है ताकि आगे जो है वहां पे स्पर्म्स की जो है पैसेज वो कर सके। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है यूट्रस का पार्ट। ठीक है। इसके ऊपर हम देखेंगे यूट्रस। तो यूट्रस के बेसिकली हमारे एक पार्ट होता है, हम पहले ओके, यूट्रस का एक पार्ट ही होता है जो कि हमारे वजाइना से ऊपर होता है जो कि हमारा होता है यूट्रस का माउथ, हम इसको बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स जो है ये नेक ऑफ द यूट्रस और लोअर उसका लोअर पोर्शन होता है और ये हमारे बेसिकली वजाइना के ऊपर ही होता है। तो यहाँ पर एक माउथ जिसको हम एक्सटर्नल ऑस कहते हैं वो इसको बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो अपर पोर्शन है उसका वो जो हमारे सुप्रावेजाइनल पोर्शन उसको कहते हैं, नीचे वाले को क्योंकि वजाइना से ही टच है तो ऊपर वाला यूट्रस से कनेक्ट करता है, नीचे वाला वजाइना से कनेक्ट करता है। तो ये हमारा एक तरह का माउथ होता है जो कि यूट्रस के उससे कनेक्टिविटी की तरफ ये लेकर जाता है। फिर होती है हमारी ओवरीज। तो ओवरीज के जो है हमारी कितने दो होती हैं और ये बेसिकली हमारी फीमेल ग्लैंड्स हम कहते हैं और ये हमारे जो हैं दो साइड पर होती हैं, राइट और लेफ्ट साइड पर होती हैं, या ये हमारे जो है एग को भी प्रोड्यूस करती हैं और हमारे जो फीमेल हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती हैं। ये लगभग जैसे एक बादाम की शेप की होती हैं और इनका कलर भी थोड़ा-सा जो है ब्राउनिश उसमें होता है और यहीं पर ही डेवलपमेंट होती है हमारे एग्स की। और यहाँ पर इसके बाद अगर हम इसको देखते हैं ओवरीज़ को हम पढ़ते हैं तो इसकी 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है। और यहाँ पे इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। बाहर वाला कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला जो होता है वो क्या होता है हमारा मेडुला। तो मेडुला बेसिक सेंटर में जो होता है वो हमारा फाइब्रस टिश्यू, ब्लड वेसल्स, नर्व से मिलकर बनता है। अगर इसके इनर हम जब देखते हैं, जो कॉर्टेक्स होता है वो मेडुला के आसपास बाहर की तरफ होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से जो बनता है जिसको अ, हम यहाँ पर जो है ओवेरियन फॉलिकल्स यहीं पर ही पाए जाते हैं। तो प्यूबर्टी से पहले जो हमारे ओवरीज में इसी में जो स्ट्रोमा जहाँ पर ये ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं इसको हम स्ट्रोमा भी कॉर्टेक्स को कह देते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो फॉलिकल्स हैं वो इमेच्योर स्टेज पर पड़े रहते हैं। प्यूबर्टी के बाद ये जो फॉलिकल्स होते हैं एक एक करके मैच्योर होते हैं
और वो फिर रिलीज होते हैं, और वहां पे फिर एक जो है ओवम जो है हमारे मतलब एक वो उसमें से एक एग जो होता है वो रिलीज होता है हमारे पेरिटोनल कैविटी में, जो कि आप जो ओवेरियन लिगामेंट देख रहे हो ना, ऐसा वो हमारे आसपास की ओवेरियन कैविटी होती है, और इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। वो ओवम निकल के हमारे ट्यूब में आता है, और वहां से फिर हमारा अगर उसकी आगे की डेवलपमेंट के हिसाब से काम होता है। तो यहाँ पर ही ये जो कॉर्टेक्स होते हैं, यहाँ पर ही हमारे जो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे फॉलिकल्स बेसिकली होते हैं, ये प्यूबर्टी के बाद डेवलप होने लग जाते हैं। लगभग लगभग हमारे जो ओवरीज के अंदर 500 फॉलिकल्स जो हैं डेवलप होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और मेंस्ट्रुएशन का जो टाइम पीरियड होता है, लगभग 28 दिन में एक जो है मैच्योर होता है, और फिर वो रिलीज होता है। जो रिलीज होता है उसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। और जो कि हमारे उसमें 14वें दिन में वो फिर उसकी धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है 14 डे तक, फिर वो फट जाता है, और उसको फिर फटने से फिर वो जो है हमारे शरीर से बाहर आता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम फिर मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं। तो ये जो एग जो बाहर से अंदर की तरफ आता है, इसको हम ओव्यूलेशन का प्रोसेस बोलते हैं। और फिर जब ये हमारा फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, तो वो हमारे हार्मोन्स की वजह से फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है रिलीज करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर वो हमारा फट जाता है। यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट दिखाई गई है। 14 डे पे ये बिल्कुल एग एक मैच्योर हो जाता है। अगर उसके उस टाइम पर इसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, मतलब इसका यूनियन मेल स्पर्म से नहीं होता है, तो फिर ये बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। फिर ये धीरे 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 हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। इसके बाद होती हैं हमारी फैलोपियन ट्यूब्स। दो ट्यूब्स होती हैं जो कि हमारे यूट्रस के साथ मिली हुई होती हैं दोनों साइड से। इनको हम यूटेराइन ट्यूब्स या फैलोपियन ट्यूब्स ही कहते हैं। ये भी हमारी दो होती हैं, और ये लगभग लगभग हमारी 10 सेंटीमीटर की होती है, जो कि हमारे ओवरीज को अटैच किए हुए होती हैं। तो ये यूट्रस के फंडस जो ऊपर का पार्ट होता है उसके साइड से ये निकलती हैं, और ये हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में एंड होती हैं, जिनको हम फिम्ब्रिया बोलते हैं, जहाँ पे हमारे फिर ओवरीज जो है वहां पर उनसे अटैच होती हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख ही रहे होगे, फेलोपियन ट्यूब से देखो ओवरी के साथ वो फिम्ब्रियो से एज सच अटैच होती हैं। ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब ओवरीज को लेकर जो है वहां से हमारे यूट्रस की तरफ लेकर जाती हैं। वहां पे अंदर की लाइनिंग में जो इनके जो मोशन होता है, पेरिस्टालिस मूवमेंट होते हैं, सिलेटरी मूवमेंट की वजह से ओवरी जो है वो यूट्रस तक पहुंचती हैं। और अगर हमारी कई बारी जो है फर्टिलाइजेशन की जो है प्रक्रिया, कई बारी नहीं, हमारी जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है बेसिकली वो हमारी इसी ट्यूब में ही होती है। और फिर वहां पे वो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यूट्रस में आके फिर उसकी डेवलपमेंट होती है। कई बारी कुछ केसेस में आपने सुना होगा कि अगर वो फर्टिलाइजेशन तो वहां होती है, लेकिन डेवलपमेंट भी अगर वहीं पे ही वो जो है जाइगोट डेवलप होने लग जाएगा, तो ट्यूब तो पतली है, अगर वो फीटस बड़ा होने लग जाएगा तो वो ट्यूब फटने के चांसेस हैं। तो इस केस में जो है हम इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं, और उसको फिर हम उस प्रेगनेंसी को जो है कंटिन्यू नहीं होने देते, क्योंकि अगर ट्यूब फट जाएगी तो फिर उसमें प्रॉब्लम है। जो बच्चे की डेवलपमेंट है उसके लिए हमारे यूट्रस ही ऑर्गन ऐसा बनाया गया है, वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, वो बहुत अच्छे से एक्सपैंड हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और वो यूट्रस में आके जब रुक जाता है। ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब ओवरीज को हमारे यूट्रस में लेकर आती है, और यहाँ पर हमारा पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है, सीलिएटेड मूवमेंट होते हैं, सीलिया की तरफ से एक ही डायरेक्शन में वो जो है आगे बढ़ती हैं। और जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो वहां पर उसका यूनियन हो जाता है। अब हम यूट्रस की बात करेंगे। यूट्रस को हम वूम भी बोलते हैं, जो कि बच्चेदानी हम इसको बोलते हैं। ये बेसिकली एक खोखला मस्कुलर ऑर्गन है, नाशपाती के आकार का होता है। और ये जो है एंटीरियो पोस्टरली, जो आगे से पीछे की ओर जब हम उसको देखते हैं तो थोड़ा सा चपटा होता है। तो ये पेल्विक कैविटी में हमारा प्रेजेंट होता है। आगे इसके हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, पीछे रेक्टम होता है। इसकी जो वेट 3 से 40 ग्राम तक लिखा है।
और लेंथ इसकी लगभग 7.5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी मोटाई जो है 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। वेट इसका हमने देखा है। इसके 3 पार्ट्स हम देखते हैं। यस, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको अभी सबको मेरी आवाज और स्लाइड दिखाई दे रही है? प्लीज एक बार चेक करके बताइए। यस ओके। मैम। तो यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं हमारे, एक हम फंडस बोलते हैं और एक हम इसको बॉडी बोलते हैं और एक सर्विक्स बोलते हैं। तो फंडस जो होता है हमारा, जो ऊपर का पार्ट है जिस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, वो है प्रेजेंट हमारा, और जो उसकी मेन जो फिर नीचे का जो हिस्सा है वो बॉडी है, और सर्विक्स के बारे में अभी मैंने बताया ही था। तो जो बॉडी के अंदर ही अगर हमारा जो फर्टिलाइज एग जो होता है, यहीं पर इसकी जो है ग्रोथ होती है। ठीक है, तो फंडस हमारा थोड़ा सा डोम शेप का एरिया होता है, और वहां पर हमारी यूटेराइन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स की भी साइड पर ओपनिंग होती है। फिर हमारा जो यूट्रस का मेन भाग है हमारी बॉडी है, और इंटरनल ऑस हमारा इधर जो सर्विक्स का जो स्टार्टिंग होती है उसको हम इंटरनल ऑस बोलते हैं, और हमारी नीचे का जो उसका पार्ट होता है वो हमारा एक्सटर्नल ऑस कहलाता है, जो कि हमारे सर्विक्स की शुरुआत पर होता है। मैम ठीक ये है। फंडस नाम अकॉर्डिंग टू शेप दिया गया है, क्योंकि स्टमक में भी फंडस होता है और यूट्रस में भी फंडस नाम आया हाँ है। हाँ 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 हाँ। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है मस्कुलर ऑर्गन है, तो यहाँ पर हमारी जो उसकी जो स्ट्रक्चर जो हमारा ये बना है, 3 इसकी लेयर से बना होता है, 3 इसकी हमारी लेयर्स होती हैं, जो कि है पेरीमेट्रियम पहले, फिर हमारी मायोमेट्रियम और फिर एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है हमारी जो है सबसे बाहर की लेयर है। ठीक है। और क्योंकि वो हमारे एब्डोमेन के उससे है, तो इसलिए इसको जो पेरिटोनियम से भी हम इसको समझ सकते हैं, पेरिटोनियम भी कह देते हैं, बाहर की है। और ये यूट्रस की सबसे ऊपर की लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है, जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर से भी जुड़ी हुई होती है, वहां पर ये एक पाउच टाइप का बनाती है। और पीछे भी ये हमारा जो है हमारे जो रेक्टम तक ये पहुंचती है। ठीक है। बीच की लेयर होती है हमारी, वो है हमारी बीच की मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है वो हमारी इसकी सबसे मोटी लेयर होती है, और ये हमारे जो स्मूथ मसल्स होती है ना, जिनमें की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह वो होता है, तो हमारा स्मूथ, तो हमारे मस्कुलर जो होती है ना कॉन्ट्रैक्शन हमने बात करी थी, तो इसकी वजह से ही यहाँ पर इसमें हमारे रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो आप जब बच्चे का जो जन्म होता है, तो वहां पर यूट्रस में जब बच्चे को बाहर निकालने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो उसी मसल्स की मदद से ही होता है। तो ये हमारी मिडल लेयर होती है, और यहाँ पर हमारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। फिर अंदर की सबसे जो बेसिक लेयर होती है हमारी, वो हमारी होती है एंडोमेट्रियम की। ये भी हमारी, यहाँ पर इसमें सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं बेसिकली। तो अगर जब इसकी हमारे चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, तो प्रेगनेंसी के अंदर चेंजेस होते हैं, तो क्या होता है, अगर हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो इसकी थिकनिंग को बढ़ा दिया जाता है यहाँ पे, ब्लड सप्लाई को ज्यादा किया जाता है, कि अगर फीटस बच्चा अगर होगा तो उसको न्यूट्रिशन देने के लिए। लेकिन अगर वो डेवलपमेंट नहीं होती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो ये जो उस अंडे के साथ साथ जो अंडा बर्स्ट हो जाता है, तो ये भी लेयर हमारी फट जाती है और ये बाहर आती है। तो इस तरह से ये हमारे जो है मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है ये सारा प्रोसेस जो होता है ये बाहर की तरफ आ जाता है। अगर हमारी फर्टिलाइजेशन होती है, तो फिर हमारे को जो पीरियड्स होते हैं स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि एग फर्टिलाइज हो चुका है, एंड्रोमेट्रियम की थिकनिंग हो जाती है, और वहां की डेवलपमेंट के लिए भी हमारी वो जो हेल्पफुल होती है। तो इसके बाद जो हमारा है यहाँ पर ये फीमेल सेक्सुअल साइकिल का थोड़ा सा दिखाया गया है। ये जो हमारी डेवलपमेंट होती है हमारे ओवम की, इसके बारे में यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, तो पहले ग्राफियन फॉलिकल बनता है, जब तक कि सामान्य रूप से जो हमारा जो एग का जो है फॉलिकल से जो हमारे कॉर्पस जो हमारा
मेडुला कॉर्टेक्स था, वहां पर हमारे प्रेजेंट थे ना फॉलिकल्स, वहां पर ये इनकी ग्रोइंग होती है। 14वें दिन वो बिल्कुल उससे पहले तैयार हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है स्पर्म, तो ये फिर बर्स्ट हो जाता है, तो इसके अंदर चेंजेस होते हैं। फिर कॉर्पस जो है ल्यूटियम और फिर कॉर्पस एल्बिनस करके ये फिर हमारे शरीर से बिल्कुल बाहर निकलने को रेडी होता है, उसकी फिर कोई एसेट यूज नहीं होती। तो इसी के साथ साथ हमारे यूट्रस के अंदर भी चेंजेस होते हैं। तो अ, अ, ये देखो क्या, तो इसके अंदर जो भी हमारे फॉलिकल्स होते हैं, अलग अलग स्टेज पे जैसे उनकी मेच्योरिटी होती है, इनको अलग अलग नाम से जो है हम समझते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज होता है, प्लोरिलिफरेटिव फेज होता है, सिक्रीटरी फेज होता है। जो मेंस्ट्रुअल फेज में आप देख रहे होंगे, तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि हमारा जो ओवम जो फर्टिलाइज नहीं होता है, तो वो हमारे जो है कॉर्पस ल्यूटियम से जो वो है रिलीज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमारे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल जो है कम होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में वो जरूरत ही नहीं थी। तो एंडोमेट्रियम में जो फर्टिलाइजेशन ओवम जो था, वो जो तैयार हो रखा था, वो भी क्या होता है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उस वो वेस्ट मटेरियल की तरह। तो ये लगभग हमारा 4 दिन, आप कह सकते हो 4 से 5 दिन हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होता है। इसमें हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और इसमें हमारे सेल्स, ब्लड, हमारा अनफर्टिलाइज ओवम, ये सब बाहर की तरफ निकलता है। ये लगभग इसके बाद जो हमारा जो प्लोरिफरेटिव फेज शुरू हो जाता है, जो कि लगभग 10 दिन का होता है। इस फेज में अब हमारे ब्लड में ईस्ट्रोजन की मात्रा जो है बढ़ने लग जाती है। जब ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लग जाती है, तो हमारी एंड्रोमेट्रियम थिक हो जाती है और एंड्रोमेट्रियम तैयार होने लग जाता है कि अगर ओवम दोबारा से फर्टिलाइज होगा तो उसको हम रिसीव करेंगे। क्योंकि जैसे एक आप देखते हो कि चिड़िया अगर घोंसला बनाना शुरू कर देती है ना, अंडे देने से पहले क्या करती है, घोंसला तैयार करती है ना, उसको सॉफ्ट बनाती है, घास फूस लगाती है, ताकि जो भी अंडा दे उसकी प्रोटेक्शन हो सके। तो ऐसे ही हमारे शरीर में वो तैयारी हार्मोन्स करना शुरू कर देते हैं। ईस्ट्रोजन करता है एंड्रोमेट्रियम की थिकनिंग को मोटा कर देता है, कि बाई चांस वो अगर फर्टिलाइज होकर आएगा तो उसको थिकनिंग जो है मोटी करें, और ब्लड सप्लाई ज्यादा दे, तो वहां से उसको खाना पीना भी मिलेगा और वो सेफ रहे। तो ऐसे ही हमारे शरीर में होता है। तो ये फेज फिर जब हमारा जब फर्टिलाइज ओवम अगर आ जाता है, तो ये फेज हमारा तब एंड हो जाता है जब ओवल्यूशन हो चुकी होती है। वहां पे फिर हमारा ईस्ट्रोजन का लेवल जो है कम हो जाता है। उसके बाद हमारा सिक्रेटरी फेज शुरू हो जाता है, जो कि लगभग हमारा 14 दिन का होता है। इसमें हमारा प्रोजेस्टेरॉन, जो कि हमारी प्रेगनेंसी के लिए ज्यादा काम करता है, और ईस्ट्रोजन का लेवल फिर से हमारा जो है बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन के बढ़ने से जो है हमारी एंड्रोमेट्रियम जो थिक हो जाती है, जो वहाँ की हमारी सिक्रेटरी ग्लैंड से जो म्यूकस मेम्ब्रेन थी, वो सब बढ़नी शुरू हो जाती है, ताकि वहाँ पे सिक्रीशन, नमी जो अच्छे से रहे। तो यूट्रस, जो हमारी सर्वाइकल की, हमारी फेलोपियन ट्यूब की, सबकी सिक्रीशंस बढ़ जाती है, ताकि वजाइना लुब्रिकेट रहे वहां पे। ये सब उसकी एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए देते हैं। लेकिन अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता, तो वो सारा फिर से शेड ऑफ हो जाता है और दोबारा से हमारा मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, एक नया साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह से कहानी हमारी होती है। ओके। तो यही इसमें दिखाया है कि जब आपका मासिक जो चक्र शुरू होता है, तो हमारा एक मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, एक यहाँ पर फॉलिकुलर फेज होता है, जिसमें कि फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है। फिर ओव्यूलेशन, जहाँ पर ओव्यूलेशन के टाइम पर वो जो है मैच्योर हो जाता है बिल्कुल, स्पर्म को लेने के लिए। अगर वहां पर उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वो एग टूट जाता है और फिर वो बाहर रिलीज हो जाता है। तो बेसिकली जो फर्टाइल दिन होते हैं हमारे, हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर 14th डे और उससे 2 दिन आगे और पीछे भी हमारा जो है एग बिल्कुल रेडी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है। और उससे आगे पीछे भी हम देख सकते हैं कि हमारे लिए सेफ पीरियड कौन सा है और हमारी प्रेगनेंसी के लिए कौन से अच्छे दिन हैं, हम इसको भी इस तरह से समझ सकते हैं। अब ओवुलेशन क्या होता है? ओवुलेशन का मतलब होता है कि हमारी ओवरी जो है बेसिकली, वहां से हमारी जो है वो हमारे फॉलिकल से हमारे जो है एग को रिलीज करने के लिए स्टार्ट कर देती है। वो हमारा ओवुलेशन वो होता है, और ये हर महीने की प्रक्रिया हमारी होती है। और एक ही जो है इस समय पे जो ओवुलेशन का ऐसा टाइम मैंने बताया आपको, वो 14th डे पर्टिकुलर ऐसे होता है। लेकिन जिनका साइकिल बिल्कुल ठीक चल रहा हो, कि तब आप अपने उसमें फर्टिलाइजेशन होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। लेकिन ये जो है आपका आमतौर पर जो है जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, तो इसमें हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करना मुश्किल होता है। जिनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं उसको बहुत अच्छे से ये हम एनालाइज कर सकते हैं। फिर भी
28 से 35 दिन का जिनका साइकिल होता है, तो वो उसको बहुत अच्छे से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। और नहीं तो ऐसा हम कहते हैं कि जब पीरियड्स खत्म होते हैं, वहां से 15 से 16वें दिन जो है उसका ओवुलेशन पीरियड होता है। यहाँ पे यही बताई गई कि ओवुलेशन कब होता है, तो जब भी कोई अ, महिला का जन्म होता है, तो उसके ओवरीज में लगभग लगभग 2 करोड़ एग्स होते हैं एक्चुअली, और प्यूबर्टी के बाद वो मैच्योर होना शुरू कर देते हैं। तो जब भी उसको मेंस्ट्रुएशन होता है, तो हर महीने की मेंस्ट्रुएशन में उसको कम से कम हमारे ये जो हमारे रिलीज होने के बाद भी कई बारी हमारे लगभग 5 लाख एग्स जो है वो बच जाते हैं। तो वो एक टाइम ऐसा होता है, उसके बाद उनकी कोई जरूरत नहीं होती, जब हमारा फर्टाइल लाइफ जो है खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे शरीर के अंदर एंड्रोजन्स जो होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इतना काम नहीं होता, उसकी वजह से जो है हम जो है फिर आगे उस फर्टिलिटी को हम नहीं कर पाते हैं। वो हमारे डेवलपमेंट हमारे जो फॉलिकल्स की नहीं हो पाती है, फिर हम धीरे धीरे वो मीनोपॉज की एज की तरफ हम चले जाते हैं। ठीक है। अगर ये है कि अगर एग और स्पर्म मिल जाते हैं तो क्या होता है, तब के हमारी प्रेगनेंसी की डेवलपमेंट होती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, स्पर्म्स होते हैं वजाइना के रास्ते से आपके यूट्रस से होते हुए वो गए फेलोपियन ट्यूब में, और वहां पे अगर आपका एग मैच्योर होके वहां पर आ रहा था, तो वो स्पर्म और उस एग में यूनियन हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है डेवलपमेंट हो जाती है। इसको जो है हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। और उसके बाद फिर वो जो है उसमें जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, वो सेल बनता है जाइगोट। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है, वो फिर हमारा एक धीरे धीरे फीटस होता है, फिर वो यूट्रस में आके चिपक जाता है और अपनी एक कवरिंग बना लेता है प्लेसेंटा हमारे, ताकि फिर उसी के अंदर उस बच्चे का डेवलपमेंट होता है हमारे। फिर लगभग 8 महीने तक, 9वें महीने पे फिर वो बाहर की तरफ हमारा जब पूर्ण रूप से जब उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, बाहर आ जाता है। अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो अंडा ये बाहर की तरफ निकल आता। तो ये इसमें हमारे ये फीमेल ऑर्गन्स की बात करिए, अब हम थोड़ा सा मेल ऑर्गन्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो बेसिकली अगर हम फंक्शंस देखेंगे अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इनका काम तो क्या था, ओवा को बनाना या फीमेल गैमीट्स को बनाना। ये मेल गैमीट्स को रिसीव भी करते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, और फीमेल के अंदर ही हमारा जो फीटस की डेवलपमेंट होती है उसको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट देते हैं, बच्चे को जन्म भी देती हैं। और बच्चे के जन्म के साथ साथ में उसकी जो न्यूट्रिशन भी मिलता है, तो वो जो लैक्टेशन या मिल्क प्रोडक्शन का काम होता है, वो भी तभी हमारे ईस्ट्रोजन, हमने पढ़ा था लैक्टेशन और ईस्ट्रोजन हमारे जो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो इसमें मदद भी करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम देखेंगे, तो यहाँ पे इनके बॉडी पार्ट्स बताए गए हैं, जिसमें कि उनका जो है मेल ऑर्गन जो बाहर की तरफ दिखता है पेनिस होता है। फिर उस वहां से हमारे एपिडिडाइमस जो हमारी जो है ट्यूब्स होती हैं, हमारे उसके बाद वहां पर जो स्क्रोटम के ऊपर आप देख रहे होगे, जो साइड पे इनके जो प्रेजेंट है, वहां पर इनके 2 स्पर्मेटिक कॉर्ड्स भी निकलती हैं। फिर वहां पे जैकुलेटरी डक्ट्स होती हैं, टेस्टीज प्रेजेंट होती हैं, सेमिनिकल वेसिकल्स होती हैं, और फिर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। हम एक करके इसको देखते हैं, तो मेल गोनैड्स जो होते हैं, बेसिकली यहाँ पे हमारे जो टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर होता है, तो इन्हीं में ही प्रोडक्शन होता है किसका, हमारे स्पर्म का। और एसेसरी ग्लैंड्स जो इसमें होते हैं, हमारे सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, हमारे बल्बोथ्रेल ग्लैंड होते हैं। ठीक है। तो मेन हम, और यहाँ पर हमारा जो सीमेन बनता है वो हमारे स्पर्म उसी के अंदर फॉर्म होते हैं, और उसकी फॉर्मेशन की मदद, जो हमारे स्पर्म्स की फॉर्मेशन यहीं पर होती है। तो एक लिक्विड बनता है जिसको हम सीमेन कहते हैं, वो मिक्सचर फ्लूइड होता है, जिसमें कि हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड होता है, और कूपर्स ग्लैंड का भी हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये इस तरह की सिक्रीशन बनती है, जो कि फिर यूरिन के ही रास्ते से, जो कि यूरेथ्रा का ही रास्ता होता है, वहां से भी स्पर्म बाहर निकलते हैं, और फिर जब फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। स्क्रैटम जो होता है, एक पाउच लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं, ये आप देख रहे हो, जो कि पिगमेटिक स्किन का होता है। और इसके जो कंपार्टमेंट्स इसमें भी 2 होते हैं, जिसमें एक में टेस्टीज होती हैं और एक में एपिडिडाइमस होता है। ठीक है। तो इसमें एक ऊपर से कॉर्ड निकलती है, जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड कहलाती है, और ये एक्चुअली ये हमारे पेनिस के पीछे की तरफ जो है मिलता है। तो ये टेम्परेचर मेंटेन होने के लिए ये थोड़ा सा जो है इसका पार्ट इसी तरह से बनाया गया है,
कि अगर इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो डेवलपमेंट जो है प्रॉपर स्पर्म्स की होगी। तो इनका टेम्परेचर करने के लिए इनको इनकी लोकेशन इसी तरह से बनाई गई। तो टेस्टिस क्योंकि जब काम करती हैं, जब जो उसका टेम्परेचर जो होगा 35 डिग्री होगी, थोड़ा कम होगा हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। तो इन्हीं इसीलिए इन जो है हमारे ये थोड़े से बॉडी के जो है बाहर होते हैं ये, और थोड़ा सा इनका बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है, क्योंकि तभी इनकी डेवलपमेंट हो जाती है। ओके। अब इनके टेस्टिस के अंदर हमारे कुछ जो होते हैं कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो कि लोब्यूल्स होते हैं। तो एक टेस्टिस के अंदर लगभग 200 से लेके 300 लोब्यूल्स तक हो सकते हैं, और एक एक लोब्यूल में 1 से 4 जो होते हैं ना लूप्स टाइप के आपको मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पर इनको भी हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो लूप्स टाइप दिख रहे हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो, आज मेरे पास कर्सर नहीं है। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ही हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और इनके अंदर ही बेसिकली स्पर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इनको लेडिंग सेल्स भी हम कहते हैं, और यहाँ पर हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ठीक है। तो ये ट्यूब्यूल्स के बीच में हमारे जितने भी ये सेल्स हैं, लीडिंग सेल्स हैं, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है, और ये टेस्टिस के ऊपर ट्यूब्यूल्स मिलकर एक एक सिंगल ट्यूब्यूल बनाते हैं, और ये लगभग लगभग अगर इसको हम खोल के इसको वो करेंगे तो 6 मीटर तक ये लंबी हो जाती है। लेकिन ये आपस में इतनी जकड़ी हुई होती है, इतने अच्छे से पैक्ड होती हैं। फिर वहां पर आगे एक मांस मिलता है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। आप देख रहे होंगे जो स्क्रोटम के बाहर उसको कवरिंग सी जो दे रहा है, जहाँ पे पीले पीले जो दिख रहे हैं ना, एपिडिडाइमस। ये स्क्रोटम से बाहर से एक्चुअली ये बाहर की तरफ ये ट्यूब्स निकलती हैं उसी के अंदर में, और वहां से होती हुई और इसी के अंदर ब्लड वेसल्स और सारी हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये सारी यहाँ पर हमारे टेस्टिस में मिलती चली जाती हैं। तो यहाँ पर ही जो स्पर्म्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है पैदा होते हैं, और फिर एपिडिडमाइमस से पास होते हुए ये बाहर की तरफ आ जाते हैं। ओके। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा जो है रेटिटेस्टिस होती है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जुड़ी हुई डक्ट होती है, और एक वास्ट डिफरेंस जो हमारी होती है, और ये भी हमारे इन्हीं जो है ट्यूब से मिल जाती हैं, जिससे कि स्पर्म्स जो है वो इजीली बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर जो है लेकिन 3 हफ्ते लग जाते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पर स्टोर भी होते रहते हैं। तो वास्ट डिफरेंस जो एपिडिडाइमिस के आगे की जो डक्ट होती है, जो देखोगे आप, जो कि ब्लैडर के ऊपर से लाल रंग की है, ब्लैडर के ऊपर से घूमती हुई आ रही होती है, और ये फिर जाके हमारी मिल जाती है, इसके साथ अटैचमेंट होती है हमारी सेमिनल वेसिकल की। तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल के एक्चुअली भी 2 पाउच होते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो वास डिफरेंट है, और ये हमारी इजेक्युलरी डक्ट से आके मिल जाती है। तो यहाँ पर वो इजेकुलेशन के लिए इनका जो है ये रेडी हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारा एक सेमिनल फ्लूइड जो हमारा वो सारा इकट्ठा होता है, फिर वो निकलने के लिए तैयार हो जाता है। तो इजेकुलरी डक्ट में वास डिफरेंस का और सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, ये दोनों ही मिल जाते हैं। जो इसके बाद ये फिर हमारे नीचे की तरफ आते हैं, ये हमारे यूरेथ्रा में ओपन होते हैं, और यूरेथ्रा से जो हमारा यूरिन का पैसेज है वहीं से ये जाके मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड की भी सिक्रीशन मिलती है, जो कि हमारी स्पर्म्स की न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रोस्टेट ग्लैंड से भी हमारा यहाँ पर हमारी सिक्रीशन इनको मिल जाती है, और कुछ हमारे और यहाँ पर कोपर्स ग्लैंड आप देख रहे होंगे, वो भी अटैच है, जो कि अपनी सिक्रीशन, ये सारी सिक्रीशंस बेसिकली उसकी स्पर्म्स की हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। तो वेसिकल, सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन में म्यूकस होता है, फ्रुक्टोज होता है, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ये बेसिकली हमारे स्पर्म्स को एनर्जी देते हैं, उनको मोशन में मदद करते हैं, और इनकी वजह से उनकी जो है हेल्थ जो है बनी रहती है। ओके, ठीक है। और ये क्योंकि इनको क्या करना होता है, फिर फीमेल बॉडी के अंदर ट्रैवल करना होता है, वो भी कहाँ से, सर्विक्स से लेके, जब वजाइना से लेके सर्विक्स से लेके इनको फेलोपियन ट्यूब तक ट्रैवल करना होता है। तो उनकी मोटिलिटी के लिए इनको थोड़ी एनर्जी की जरूरत होती है, जो ये सब चीजें इनको देती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन देती हैं, क्योंकि वहां पे ऐसे हार्मोन्स का केमिकल है जो वेजाइना के अंदर, सर्विक्स के अंदर के म्यूकस को पतला कर देता है, ताकि ये अच्छे से मूव कर सकें। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन जो हमारे होते हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो, इसकी वजह से इनका कलर थोड़ा सा वाइटिश होता है। और यहाँ पर हमारे कुछ और भी एंटीकोगुलेंट्स वगैरह होते हैं, ताकि उनकी मूवमेंट में आराम से हो सके।
कूपर्स ग्लैंड के बारे में हमने देखा था, ये अल्कलाइन क्लियर म्यूकस इसको देते हैं, जिससे कि हमारा जो, क्योंकि इनको यूरिन के रास्ते से ही पास होना होता है, तो यूरिन हमारा थोड़ा सा एसिडिक होता है। अगर वहां पर स्पर्म मिलेंगे तो क्या करेंगे, वो तो बेचारे मर जाएंगे उस एसिडिक एरिया में। तो कूपर्स ग्लैंड का जो थोड़ा सा अल्कलाइन म्यूकस होता है, तो उसकी वजह से वहां पे जो सीमेन होते हैं वो जो हमारा है वो अल्कलाइन हो जाता है, और वो इतनी इजीली फिर वो हमारा डैमेज नहीं होता, और वो उस एसिडिक जो हमारा यूरिन का होता है उसको कंट्रोल हमारा कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा आज के हमने इसको देखा। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो हमारे ब्लड ग्रुप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि किसका कैसे है, मदर का और हमारे माँ का या फादर का कौन सा ब्लड ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारा जो है फीटस का डेवलपमेंट होता है। कि भाई क्योंकि आप देखते हो कि जो हमारे जो भी ब्लड ग्रुप हैं उनके खुद के एक एंटीजेंस होते हैं, अगर उसके अंदर कोई और दूसरा करेगा तो वो एंटीबॉडीज डेवलप करने लग जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उनके पास कौन सा एंटीजन है, ए भी है और बी भी है, तो उनके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, तो वो किसी का भी ब्लड ले सकते हैं। लेकिन देने के टाइम पर जो है वो हर किसी को नहीं दे सकते, वो सिर्फ उसको ही देंगे जिनके पास क्या होगा, ए और बी होगा। ठीक है, वो सिर्फ ए वाले को नहीं देंगे। ए वाले को क्यों नहीं देंगे, क्योंकि बताइए क्या होगा, बी वाले की मैम भी उसके क्योंकि अंदर ए एंटीजन, हाँ ए है ए ना, वाले तो के पास बी, बी वाले के हाँ उस, एंटीजन नहीं होंगे। बिल्कुल बी में नहीं देंगे क्योंकि उसके पास ए भी है, और ओ को भी नहीं देंगे क्योंकि उसके पास नन है, तो यहाँ पर तो नहीं, तो क्या होता है, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से इस चार्ट को हम समझ सकते हैं। ठीक है, और डोनर की बात हम देखेंगे, ओ वाला ओ को ही दे सकता है क्योंकि उसके अंदर बाकी एंटीबॉडीज नहीं तो डेवलप हो जाएंगी, अगर कोई और ओ वाला किसी का भी ले सकता है क्योंकि उसके कोई भी ऐसा एंटीजन नहीं है, वो ले सकता है कि वो सबको दे सकता है, सॉरी। एबी वाला किसी का भी ले सकता है, वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है और यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ उसके बेचारे के पास कुछ उसकी एंटीबॉडीज बनेंगी ही नहीं, तो वो किसी को भी दे सकता है। बी वाला जो है इसी तरह से जो है हम इस टेबल में ही देखेंगे, बी वाला जो है किसको देगा, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। किसको जो है नहीं देगा, वो ए वाले को नहीं देगा और ओ वाले को भी नहीं देगा, है ना। तो और इस तरह से जो है ए वाले का भी है, ए और ए बी को वो दे सकता है, और वो लेने को ए और ओ का भी ले सकता है। तो ये चार्ट में हम देखते हैं, तो सबसे ओ वाला जो हम देखते हैं वो है हमारा यूनिवर्सल मैम तो जैसे डोनर। आपने नीचे वाला चार्ट दिखाया था उसमें तो ओ पॉजिटिव जो है वो दे ही नहीं पा रहा लेकिन है नहीं नेगेटिव नहीं, वालों को। हाँ इसमें ये तो फिर गलत। एक और हमारा इसमें वो होता है आर एच नेगेटिव और पॉजिटिव का चक्कर। तो ये हमारा रीसियस एक और इसमें प्रेजेंट होता है। तो उसमें भी हमारे क्या होते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव के अगर एंटीजेंस होते हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी जो एंटीबॉडीज बनेंगी। तो उसमें हमें देखना है कि नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव को ही दे सकता है। ठीक है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को ही दे सकता है। तो मैम ओ नेगेटिव सारे पॉजिटिव्स को भी क्यों दे रहा है? पॉजिटिव वाला का जो है वो ले सकते हैं नेगेटिव का, लेकिन नेगेटिव वाले के पास जो है वो सिर्फ नेगेटिव को ही देगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव ले सकता है। ठीक है, अब देखो, जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव को नहीं दे रहा, लेकिन पॉजिटिव वाला चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो दे सकता है। नेगेटिव वाला किसी को वो नहीं वो करेगा, उसको वो ले नहीं सकता। अगर वो पॉजिटिव लेगा तो उसके अंदर रिएक्शन शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही है, वो तो कुछ भी ले लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं, अगर वो किसी का कुछ ले लेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये होता है कि आगे देखते हैं। हाँ, तो ये हमारे रेड ब्लड सेल्स के ए बी और ओ हैं। तो इसमें क्या होता है, इनके सबके खुद के ऐसे एंटीजेंस होते हैं। तो जब एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जो स्पेसिफिकली उसी एंटीजन पे जाके वर्क करते हैं। तो इसीलिए ये जो कल हमने इम्यूनिटी में इस बारे में बात करी थी, तो इसीलिए ए बी वाला है वो सबका ले लेगा, ओ वाला है वो सबको दे देगा यहाँ पर। लेकिन अगर हमें आर एच को भी ध्यान रखना होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का जो चक्कर है, तो पॉजिटिव है वो किससे ले सकता है, वो पॉजिटिव से भी ले सकता है, नेगेटिव से भी ले सकता है। नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से ही लेगा,
पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही देगा और नेगेटिव वाला जो है, अच्छा नेगेटिव वाला दे सकता है पॉजिटिव को और नेगेटिव को, ठीक है। नेगेटिव वाला लेकिन पॉजिटिव से नहीं लेगा, अगर वो पॉजिटिव से ले लेगा तो उसके बॉडी के अंदर रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ये देखिए, तो अगर ए प्लस है तो किसको देगा वो, ए प्लस को दे देगा, ए बी प्लस को दे देगा। ले वो नेगेटिव ले सकता है, पॉजिटिव वाला अपने अंदर नेगेटिव ले सकता है, तो वो ए प्लस से ले सकता है, ए माइनस से, ए नेगेटिव से ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। तो ये ध्यान रखना, देखो प्लस वाले जो हैं नेगेटिव से ले सकते हैं, लेकिन दे किसको सकते हैं, सिर्फ प्लस वाले को ही देंगे। अब नेगेटिव वाला जो है वो किससे ले रहा है, वो प्लस से जो है नहीं ले सकता, वो किससे ले रहा है, सिर्फ नेगेटिव से ही ले रहा है। रिसीव देखो, ए माइनस किससे ले रहा है, ए नेगेटिव ओ नेगेटिव, ओ किससे ले रहा है, ओ नेगेटिव, बी ले रहा है नेगेटिव 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 से ही लेंगे, लेकिन ये दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ये हम इसमें चेक कर लेते हैं। आप सबको अपना ब्लड ग्रुप पता है? यस मैम। ओके, नेगेटिव यस पॉजिटिव का मैम। भी पता है? हाँ यस मैम। मैम। ओके, तो इसी में यही है, पेरेंट्स का अगर ए बी है तो उसके कोई भी बच्चों का ग्रुप बन सकता है, ए बन सकता है, बी बन सकता है, ए बी बन सकता है, और हमारा ओ भी बन सकता है। ए बी है या कोई और है तो हमारा इसमें ओ नहीं बनेगा, ठीक है, और ओ है या कोई और है तो ओ बन सकता है, कोई और भी बन सकता है। ओ बी है तो हमारा ए बी और ओ का बनेगा, सेम सेम है तो हमारा सेम सेम के ही उसमें रहेगा, ठीक है। ये रीसेस मॉन्की के ऊपर 1940 में जो ये आरएच जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव का जो है देखा गया था कि ये इस तरह के एंटीजन जो हमारे बॉडी के अंदर प्राप्त होते हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड भी हमारा जो है ब्लड ग्रुप होते हैं। तो मैम ये जो आज हमारा, आपने मैम ये जो ब्लड का आपने रिसीविंग और डोनर का जो बताया, तो मैम और ये भी बताया कि जो भी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप होगा वह चाइल्ड का होगा। तो इनकेस मतलब जो ऐसे ब्लड ग्रुप के जो मतलब हस्बैंड वाइफ मतलब जिनकी शादी हो जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्यान रखना पड़ता है कि देखो मेल को तो कोई इतनी यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फीमेल को ही प्रॉब्लम होती है। अगर मेल का वो हो तो खैर दोनों को ही होगी, क्योंकि बच्चे के ऊपर जो है इफेक्ट आ जाता है उसका, तो वो देखना पड़ता है। अगर मदर जो है नेगेटिव है तो यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात है, अगर मदर पॉजिटिव है तो फिर कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है तो वहां पर जो है प्रॉब्लम आती है, ठीक है। वहां पे फर्स्ट जो है प्रेगनेंसी सेफ हो जाती है, वो एंटीबॉडीज को डेवलप कर लेते हैं। नहीं तो अगर उसके बाद क्या होता है, सेकेंड डिलीवरी जो है उसमें आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस करके एक बीमारी होने के चांसेस होते हैं, अगर मेल पॉजिटिव है फीमेल नेगेटिव है तो, ठीक है। तो मैम पहली में, चाइल्ड के साथ मदर को भी, दोनों को ही? हाँ तो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगी ना, मदर को तो कुछ नहीं होगा, फीटस के अंदर ही तो जायकोट तो उन दोनों के उससे बन रहा है ना, यस मदर मैम। के अंदर नहीं कुछ होगा, मदर के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ है, लेकिन जो बच्चा बन रहा है ना उसका जो ब्लड बनेगा उसके अंदर दोनों के मिक्सचर से उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, ठीक उसको है मैम। प्रॉब्लम होगी तो बीमारी होती है। तो इसीलिए आपको पता होगा एंटी डी के इंजेक्शंस लगते हैं, जो कि उस एंटीबॉडीज को फिर डेवलप नहीं होने देते, बच्चा सेफ रहे। आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तो मैम तो इरिथ्रोब्लास्ट जो है ये किस में होता है, मतलब ये उसको जो बीमारी, ये बच्चा हुआ? बीमारी नहीं नहीं, ये एक तरह का प्रोसेस है, ये एक तरह से सोचो कि ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है जो कि फिर बच्चे को हो जाएगी, उससे उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। यस, ये देखो ये इसमें दिख रहा है आपको, इसके बाद भी है नहीं। तो अगर फादर ए ए बी, ये तो हमारा पहला चार्ट है ही, और अगर मदर जो है आर एच पॉजिटिव है, फादर अगर आर एच पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, चाइल्ड जो आर एच पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मदर आर एच पॉजिटिव है, फादर नेगेटिव है तो भी इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर मदर आर एच नेगेटिव है तो वहां पर ज्यादा जो है प्रॉब्लम होती है। एरिस्टोब्लास्टोसिस फिटिलिस करके कंडीशन होती है, जिसमें कि बच्चे का जो है जो उस वो सरवाइव नहीं कर पाता, उसको बहुत ज्यादा अनीमिया या जॉन्डिस करके उसको प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि फेटल होने के चांसेस होती हैं।
क्योंकि मैम एंटी-आरएच एंटीबॉडीज जो है वो बननी शुरू हो जाती हैं शरीर में। तो तो आजकल उसके लिए एंटी कुछ होता नहीं हाँ है मतलब जो बताया उसको मैंने, मतलब इंजेक्शन दिए जाते हैं एंटी-आरएच एंटीबॉडीज के मदर को। आजकल प्रेगनेंसी के टाइम पर ही दे दिए जाते हैं, वैसे डिलीवरी के बाद लगते थे कि उसके बाद जब भी अगर वो कंसीव करती है तो उसके बॉडी के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप ना हो, एंटी-आरएच एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगाया जाता है। फर्स्ट चाइल्ड मैम सेव हो अगर जाता है। हाँ मैम अगर फादर जो है वो बी पॉजिटिव है और मदर ए पॉजिटिव है, तो उस सिचुएशन में भी क्या बेबीज को आगे मतलब ऐसे हाँ में तो मदर नहीं होती नेगेटिव हो जैसे गई ना, मदर तो नेगेटिव हो गई ना। ए बी का नहीं वो होगा, ए बी से तो डिपेंड करेगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का। मैम आरएच फैक्टर मींस नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ आर एच फैक्टर नेगेटिव और पॉजिटिव, आर एच जो आ रहा है ना कि आर एच मदर का नेगेटिव है, या आपका क्या ब्लड ग्रुप है आप बताओ। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव है ना, तो बी आपका जो मेन जो आपका ब्लड टाइप है और आर एच फैक्टर है आपका नेगेटिव है। मैम एक चीज मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे अगर मतलब मैं दोबारा वही पूछ रही हूँ कि अगर फादर का ए पॉजिटिव है और मदर का बी पॉजिटिव है, तो इस सिचुएशन में क्या फिर बच्चे को अगर फिर कोई कोई बेबी होता है और उसको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो क्या इस ब्लड ग्रुप की वजह से आ सकती है? आप तो दोनों सेम बोल रहे हो ना, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। ए पॉजिटिव पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। हाँ तो उससे कोई दिक्कत, ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों का पॉजिटिव है। नहीं, जैसे एक्चुअली उसके बाद भी अगर बेबी में कोई इकोजेनिक किडनी या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वो आ तो रही थी, अगर देखो हस्बैंड वाइफ बिल्कुल ठीक है या रेयरेस्ट ऑफ कुछ। द रेयर केस की हम कोई बात नहीं करेंगे। मदर या फादर का ए बी है उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, इसी से ही कॉम्बिनेशन से ही हमारे ब्लड ग्रुप बनते हैं। मेन मुद्दा जो उसमें आपको ध्यान रखना होता है वो आर एच फैक्टर का रखना होता है कि मदर और फादर का सेम होना चाहिए ताकि बच्चा आपका सरवाइव कर सके। चाहे ए हो बी हो ए बी हो ओ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख रहे होगे वो तो दोनों के कॉम्बिनेशन से उसका ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ए बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो अपना बच्चा अपना ब्लड ग्रुप बना लेगा। प्रॉब्लम नेगेटिव और पॉजिटिव की है कि अगर मदर का नेगेटिव है फादर का पॉजिटिव है तो उसकी सर्वाइवल के उसमें क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, सीवियर अनेमिया या एक बीमारी हो जाएगी, तो पहला प्रेगनेंसी सेफ हो जाती है, लेकिन उसके बाद बॉडी पहली बार तो वो बॉडी हमारी इम्यूनिटी वर्क कर लेती है, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में वहां पर जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हाँ मैम, अगर दोनों के नेगेटिव हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, सेम हो गया ना। मैम अभी आपने एक बार और बता दीजिए प्लीज, बी पॉजिटिव का जो बताया, बी ब्लड ग्रुप टाइप हो गया, और उसका जो आरएच फैक्टर वो कैसे बताया आपने? आर एच फैक्टर देखो आपके पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास प्लस है, प्लस वाला आप सोचो कि ठीक है, दो अलग अलग चीजें जब मैच करेंगी तो प्रॉब्लम तो होगी ना, आप ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो आर एच जिसका नेगेटिव होता है अगर वो पॉजिटिव ले लेगा तो उसके अंदर कुछ आ गया, तो एक तरह से वो जो एंटीजन आ गया तो उसकी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप करना, उससे लड़ना शुरू कर देंगी, इम्यूनिटी काम करना शुरू कर देती है ना हमारा। वो जब काम करना शुरू कर देंगी वो उसको डिस्ट्रॉय करेंगी, जब वो उसको डिस्ट्रॉय करेंगी तो जो बच्चा जो आपका डेवलपमेंट हो रही है तो वो क्या करेगा, वो उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, वो डेवलप ही नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो यस इसलिए मैम। सेम होना चाहिए लगभग। लेकिन अगर मदर का पॉजिटिव है फादर का अगर नेगेटिव है तो इतनी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। मदर का नेगेटिव है फादर का पॉजिटिव है, वहां पर सबसे मेन प्रॉब्लम है कि वहां पर हमारी एंटीबॉडीज जो है डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। चलिए मैम ये जी। मैम ये ए बी ओ ये किस फैक्टर से डिसाइड होता है, और ये आर एच फैक्टर? ये हमारे आर एच फैक्टर एक अलग फैक्टर है जो रेसिस मोंकी के उस पे हमने जो है इसका जो ढूंढा गया था, अभी इस पिक्चर में बताया था 1940 में। तो उसके बाद से जो इसको पता गया था कि एक तरह का और ये एंटीजन हमारे ब्लड के अंदर होता है, उसके आधार पर हमारे ब्लड ग्रुप्स बांटे गए थे। और ये जो ए बी और ओ वाला है ये हमारे ब्लड टाइप्स के बारे में होता है, जो कि ए बी ओ सिस्टम होता है। इसमें हमारे जो ब्लड ग्रुप के जो एंटीजेंस जो डेवलप होते हैं पाए जाते हैं उनके आधार पर है। तो ए में हमारा ए टाइप का एंटीजेंस प्रेजेंट होगा, बी में बी टाइप के एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, ए बी में हमारे ए बी के प्रेजेंट होते हैं, और ओ में हमारा कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है।
तो इन्हीं के आधार पर हमारे ब्लड ग्रुप्स को बनाया जाता है। तो ये ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, और ओ जिसमें ना तो कोई एंटीजन होता है, ना ए होता है, ना बी होता है। उसके बाद हमारे जो आरएच फैक्टर जो इन्वेंट हुआ था, तो आरएच फैक्टर भी उसके साथ हमने देखा था कि एक आरएच फैक्टर है जो कि डेवलप, जो हमने जब एक जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसके भी हमारा ब्लड ग्रुप के आधार जो बनते हैं, तो हमारे पूरी ब्लड ग्रुप की ग्रुपिंग इसी पे होती है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। चलिए, तो आज मुझे लगता है कि आज यहीं पे विराम देती हूँ। आज मेरी तरफ से नेटवर्क कनेक्शन रहा, तो आप आज आपकी लास्ट अंतिम क्लास थी, तो अब आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, सेल्फ स्टडी करिए, और अगर किसी भी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ आपको कुछ टॉपिक्स करने हो, तो आप भैया से डिस्कस कर लीजिएगा, तो फिर हम उस तरह से आपकी आगे क्लासेस कर लेंगे। ओके, ऑल द